स्टार्टेड ना देखते बच्चे तो ओके तो ओके রেকর্ডিং বুঝতে হবে না ওরা বুঝলেই হবে তুই এখানে সবকিছু দেখতে পাবি না লাইনে যারা থাকে তাদের থেকেই কনফার্ম করি चलो ओके सर तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो क्लास आज का एक्स्ट्रा चल रहा है उसी को अच्छा तो बेसिकली फाइनेंस में हम लोग करेंटली डिस्कशन कर रहे हैं किस टॉपिक के ऊपर सर टॉपिक का नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सबसे पहले तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है जैसे कि आपको मैं हमेशा याद दिलाता हूँ फिर से आज एक बार याद दिलाता हूँ बिजनेस करने के लिए आपको रेगुलर ना कुछ पैसा का फ्लो चाहिए होता है विदाउट एनी फ्लो ऑफ मनी आप बिजनेस नहीं कर सकते तो बिजनेस के पास जो सिंपल नाम में ही कुछ बात छुपा है कैपिटल का मतलब क्या होता है बिजनेस करने का पूंजी जो होता है उसको बोलते हैं कैपिटल वर्किंग कैपिटल मैंने बिजनेस के काम पे लगाने के लिए जो पूंजी होता है उसको सर बिजनेस के काम पे तो हर चीज होता है जैसे अगर मानो मेरे को एक बिजनेस चलाना है उसमें मैं एक बिल्डिंग बनाऊंगा ठीक है एक दुकान होगा मेरा तो जो बिल्डिंग जो एसेट्स वगैरह में है वो भी मेरा कैपिटल के लिए ही चाहिए होता है लेकिन हम लोग वर्किंग कैपिटल में एक्चुअली उस पर्टिकुलर चीज के पीछे नहीं भागते वर्किंग कैपिटल में मेनली फोकस होता है कि डे टू डे बिजनेस को रन कराने के लिए जो पैसा चाहिए मैंने बिल्डिंग क्या होगा बिजनेस में मशीन क्या होगा वो वर्किंग कैपिटल का मेन पार्ट नहीं है वर्किंग कैपिटल इज नॉट कंसर्न अबाउट द फिक्स्ड एसेट्स वर्किंग कैपिटल इज कंसर्न अबाउट द करंट एसेट्स जैसे कि दुकान में कैश होना चाहिए दुकान में जिस चीज का मैं बिजनेस करता हूँ ठीक है जिस प्रोडक्ट का मैं बिजनेस करता हूँ वो प्रोडक्ट दुकान मेरे दुकान में होना चाहिए इन सिंपल जिसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं स्टॉक মানে সিম্পল ব্যাপার আমার বিস্কুটের দোকান আছে তাহলে আমার বিস্কুটের দোকানে বিস্কুট থাকতে হবে আর আমার ব্যবসাকে রেগুলার রান করার জন্য আরো মাল তোলার জন্য আমার ক্যাশে টাকা থাকবে তাই তো এই দুটো ছাড়া बिजनेस एक्चुअली চলবে না भले ही हमारा मेरा हो सकता है कि मेरे पास एक बड़ा दुकान नहीं है ठीक है एक ठेला है ठीक है बट ठेला से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सामान होना चाहिए पर जैसे हम लोग देखते हैं ना बहुत सारे लोग शॉप ओपन करके दुकान चलाते हैं और कुछ लोग ठेला चला के करते हैं ऑब्वियस बात है जो जिनका ठेला है उनको खर्चा कम पड़ता है लेकिन ये भी तो सही है ना कि जो ठेला चला रहा है उसका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है वो आज यहाँ कल वहां लेकिन फिर भी जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है वो प्रोडक्ट तो इंपॉर्टेंट है ना ठेला लेके क्या करेगा ठेला ना भी होगा तो चलेगा दुकान ना भी होगा तो चलेगा प्रोडक्ट होना जरूरी है हाँ दुकान भी होना जरूरी है ठीक है लेकिन पॉइंट इज दैट कि हम लोग वर्किंग कैपिटल में मेनली उस चीजों को लेके बात करते हैं या उसका जुगाड़ के लेके बात करते हैं कि जिसके बिना बिजनेस रेगुलर बेसिस में चलेगा नहीं तो प्रीवियस इससे पहले जो दो क्लास हम लोगों ने कवर किया सर वो दोनों क्लास में मैंने आप लोगों को जो चीज समझा के रखा वो ये है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल जिसके अंदर आ जाता है सर डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल ठीक है जिसमें हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में बात किए आज एक्चुअली मैं स्टार्ट करूंगा सर एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल आज मेरा डिस्कशन का मेन पार्ट होगा एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल मैं समझाता हूँ सर तो इससे पहले लास्ट क्लास में मैंने आपको जो जो समझाया मैं उसको एक बार 2 मिनट बता देता हूँ कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया अगर कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो दिस पार्ट ऑफ द एरिया ठीक है डिटर्मिनेंट्स तो धीरे धीरे आ ही जाएगा लेकिन एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल हमने स्टार्ट किया तो इन सिंपल वर्किंग कैपिटल क्या हुआ सर बिजनेस को डे टू डे रन कराने के लिए जो मेरे को रेगुलर कैपिटल का जरूरत होता है इन सिंपल दैट इज माई वर्किंग कैपिटल जैसे कि अगर मानो किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है और बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वो सोच रहा है कि मेरे को कुछ लोन का जरूरत है ठीक है तो लोन के लिए वो बेसिकली बिजनेस का वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए होता है क्या लोन चाहिए होता है वर्किंग कैपिटल तो वो बैंक में जाके बोलेगा कि बैंक हमें 10 लाख टका दो हमें एक बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि बैंक के पास जाके अगर हम बैंक को बोलेंगे 10 लाख टका दे दो क्या बैंक मान जाएगा बैंक मेरे के एस्टिमेशन पूछेगा कि भाई तुम जो वर्किंग कैपिटल मांग रहे हो 10 लाख टका उसका बेस क्या है तो ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट उस बेस का बात करता है कि किस तरह से हमने डिटर्मिनेंट किया डिटर्मिनेंट मैंने कैसे मैंने एनालाइज किया कि मेरे को 10 लाख चाहिए
कुछ तो कॉन्सेप्ट होगा ना जिसके बेसिस पे मैं 10 लाख मांगूंगा, 15 लाख मांगूंगा। अगर बेसलेस बात करने का तो कोई मतलब नहीं है। नहीं, मैं बहुत बड़ा दुकान खोलूंगा, मैं कल रात को सपना देखा, ठीक है, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस होगा, मैं कल इंडिया का मुकेश अंबानी को भी हरा दूंगा, ठीक है, मेरे को रात को भगवान ने सपना दिया है, तो कल सुबह जाके तुम बैंक में जाके बोला कि मेरे को 1 करोड़ का लोन दो, मैं अंबानी बनूंगा। अरे भाई, तुम अंबानी कैसे बनेगा? तो उसका कुछ तो फैक्ट्स एंड फिगर्स होगा, कुछ तो मैनेजमेंट फिगर्स होगा, उसको मैनेज करने का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मेन फंडा। अब इसी कॉन्सेप्ट को समझाते हुए मैंने लास्ट क्लास में कुछ अप्रोच के बारे में बोला था कि कैसे ये एस्टिमेशन कैसे होगा। एस्टिमेशन करने के लिए 3-4 मेथड्स होते हैं सर, ठीक है, 4 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड्स को मैंने नाम दिया था, ऐसे मैंने नहीं दिया, ये फाइनेंस का नाम है, मैंने पढ़ाया था, ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच, करंट एसेट होल्डिंग पीरियड अप्रोच एंड वर्किंग कैपिटल, जिसमें सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्टेड टर्नओवर नोन एज टर्नओवर अप्रोच। माने बेसिकली ओवरऑल बिजनेस कितना सेल करेगा, टर्नओवर माने सेल, ओवरऑल बिजनेस कितना सेल करेगा उसके ऊपर जो प्रोजेक्ट बनेगा उसका अप्रोच। और एक मैंने बोला था सर्टेन परसेंटेज ऑफ फिक्स एसेट्स नोन एज फिक्स एसेट अप्रोच, कि बिजनेस के पास कितना फिक्स एसेट्स होना चाहिए उसके अप्रोच के बारे में बात करना। लेकिन मैंने ये चारों अप्रोच में से लास्ट दिन जो स्टार्ट किया था उसका नाम था सर ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच, ठीक है। और ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच समझाने के टाइम पे मैंने एक साइकिल समझाया था, ठीक है। जैसे एक्चुअली क्या होता है ऑपरेटिंग साइकिल में, देयर इज अ कॉन्सेप्ट RWF&D। अब ये RWFD मेरा आज का भी पॉइंट है सर, ठीक है। ये जो कल यस्टरडे वाला मैंने ट्यूसडे वाला क्लास में मैंने जो RWFD समझाया था, ये कॉन्सेप्ट मैं आज फिर से रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज का टॉपिक भी उसी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर आप लोग RWFD को लास्ट क्लास में समझे थे तो आज एक बार फिर से उस कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करो, और कनेक्ट करोगे तो ही जाके मैं आपको समझा पाऊंगा आज का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर क्या होता है सर, जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि सपोज मानो कि आप एक बिल्डर हो, क्या हुआ, बिल्डर, बिल्डर माने जो लोग बिल्डिंग बनाता है ना, हाँ, ऐसे कोई भी बिजनेस हो सकता है, बट मैंने यहाँ पर बिल्डर का कॉन्सेप्ट दिया था। सर बिल्डर क्यों? क्योंकि बिल्डिंग बनाने का कॉन्सेप्ट ना हम लोग अपने घर के सामने बहुत देखते हैं, ठीक है, आसपास में बिल्डिंग बहुत बनते हुए देखते हैं। तो बिल्डिंग बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, सपोज मानो तुम नॉर्मल लोग नहीं हो, क्या हो, बिल्डर हो। तो बिल्डिंग बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे कि सीमेंट चाहिए, बोल, और क्या चाहिए होता है, स्टोन चिप्स चाहिए होता है, सैंड चाहिए होता है, और ब्रिक्स चाहिए होता है ना, ईंट। तो ब्रिक्स चाहिए, सीमेंट चाहिए, स्टोन चिप्स चाहिए, सैंड चाहिए, ये सब तुम्हारा रॉ मटेरियल। इसके साथ तुम लेबर ऐड करोगे, है ना। तो रॉ मटेरियल को लेबर ऐड करके फिर धीरे धीरे क्या करोगे, फिनिश गुड्स बनाओगे। तो मैं यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग साइकिल में बताया था कि एक बिजनेस को ऑपरेट करने का सिंपल तरीका, वी नीड ए रॉ मटेरियल्स, ठीक है। फिर रॉ मटेरियल्स को हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। तो उस प्रोसेस का कॉन्सेप्ट का नाम है सर WIP, क्या बोलते हैं इसको, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी मैंने लिखा के रखा था, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस। फिर जैसे ही रॉ मटेरियल में लेबर पुट किया, जैसे रॉ मटेरियल में लेबर पुट हुआ, मैंने सिंपल बात है, ईंट बाली सीमेंट स्टोन चिप्स को मिला के जैसे ही एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनने लगा, तो उसमें कौन काम किया, कोई तो लेबर ही किया। तो ये जो लेबर जब रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड्स बनाते हैं, इस प्रोसेस का नाम है WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। फिर वर्क इन प्रोग्रेस होते होते रॉ मटेरियल क्या बन जाता है, फिनिश गुड्स। फिर जो मेरा फिनिश गुड्स बना, मैं कौन हूँ, बिल्डर। तो क्या मैं खुद के रहने के लिए बना रहा हूँ कि किसी और को बेचने के लिए बना रहा हूँ, बेचने के लिए। तो जब मैं बेचूंगा क्या तुरंत मेरे को पूरा कैश पैसा मिल जाता है, कुछ पैसा धीरे 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 मिलता है। तो जब मैं क्रेडिट में सेल करता हूँ तो मेरा कौन बनता है सर, डेटर बनता है, ठीक है। डेटर माने जिनको, जिनसे मुझे पैसा मिलेगा, जिसको मैं क्रेडिट में बेचा, और वो मेरा क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो डेटर है, ठीक है, डेटर माने कौन, जिसको मैं क्रेडिट में बिल्डिंग बेचा। और इसके बाद यहाँ पर देखो एक सी पॉइंट मैंने लिखा है, ठीक है। ये सी कौन है, जिनसे मैंने ये रॉ मटेरियल्स वगैरह क्रेडिट में लिया था। अरे मेरे के पास भी तो कुछ होता नहीं है, मैं कौन हूँ, बिल्डर, मेरे पास भी तो कुछ नहीं होता है, मैं भी तो उधार लेके काम स्टार्ट करता हूँ, फिर धीरे धीरे उसको पेमेंट करता हूँ। तो उसका पेमेंट मैं तभी ना कर पाऊंगा धीरे धीरे जब डेटा से भी मुझे कुछ मिलेगा,
मैंने प्रोडक्ट लेके बिजनेस स्टार्ट किया, फिर रॉ मटेरियल को मैंने WIP करके फिनिश गुड्स बनाया, फिर फिनिश गुड्स को मैंने डेटर में बदला, फिर डेटर मेरे को पेमेंट करेगा, फिर ना जाके मैं कस्टमर को, मैंने मेरा जो क्रेडिटर है जिनसे मैंने प्रोडक्ट लिया था उनको मैं पेमेंट करूंगा। तो ये जो R+W+A+D है, दिस इज एक्चुअली ऑपरेटिंग साइकिल। कोई भी बिजनेस ऐसे ही चलता है। यहाँ पर मैंने बिल्डिंग बनाया इसलिए बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया। अगर मैं चिप्स बना के बेचता तो चिप्स का कॉन्सेप्ट यूज करता। अगर मैं कोई मशीन बना के बेचता तो मशीन का कॉन्सेप्ट यूज करता। जो भी चीज बनाओ दुनिया में, प्रोसेस सबका सेम है। रॉ मटेरियल होगा, मान के तू सोचेगा मैं चिप्स बेचूंगा, लेस का फैक्ट्री बनाऊंगा, ठीक है। तो पहले तेरे को क्या चाहिए, आलू चाहिए। फिर आलू को चिप्स में बदलने के लिए ऑयल चाहिए, ठीक है। और ऑयल में आलू को तल के, ऑयल में आलू को तल के चिप्स बना के उसको बेचने का जो प्रोसेस है लेबर के थ्रू से, तुम उसको क्या करोगे, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। फिर वो चिप्स का एक पैकेट बनेगा, फिर वो क्या बनेगा, फिनिश गुड्स। फिर मार्केट में दुकान दुकान में जाके तुम चिप्स का सप्लाई करोगे। दुकानदार क्या बोलेगा, दादा बेचने पे पैसा देंगे, है ना, एक साथ सारा पैसा नहीं दे सकते। तो दुकानदार क्या बन जाएगा, आपका डेटर, ठीक है। फिर तुमने जिनसे आलू खरीदा था, सपोज फार्मर से लिया था, तो फार्मर से भी क्या एक ही बार में पूरा आलू का पेमेंट कर दिया था। फार्मर को भी बोला, तेल वाले को भी बोला कि दादा धीरे धीरे पेमेंट कर देंगे आप। ये जो एंटायर प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल। एंड इस पूरा प्रोसेस को करने के लिए जो कैपिटल को मैनेज का कॉन्सेप्ट होता है, दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वजह अच्छे तो चलो। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में समझाया। लास्ट क्लास में मैंने और एक चीज समझाया था सर। मैंने एक प्रोजेक्ट लिया था, जिस प्रोजेक्ट में इसमें नेट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशंस करना सिखाया था। प्रोजेक्ट में कुछ क्वेश्चंस दिया था। इसमें मैं एक्चुअली दो कंपनी के बीच में कंपैरिजन किया था। मैंने एक प्रोजेक्ट लिया था कि सपोज मैं वन प्लस का फाइनेंस मैनेजर हूँ, और वन प्लस क्या है, मोबाइल फोन का बड़ा ब्रांड है, ठीक है। लेकिन मार्केट में मोबाइल ब्रांड में सबसे बड़ा ब्रांड कौन है, एप्पल। एप्पल ना। एप्पल और वेरी गुड सर। सैमसंग। एप्पल सैमसंग, चलो किसी एक को बड़ा करना है तो किसको करोगे, एप्पल को करोगे। एप्पल। अब वन प्लस मार्केट में अपना जगह बनाना चाहता है। तो जब वन प्लस मार्केट में अपना जगह बनाना चाहता है, उनका प्रोडक्ट का सेल बढ़ाना चाहता है, तो ऐसा क्या कमी रह गया है। मैंने टेक्नोलॉजी पे नहीं, फोन का फंक्शंस पे बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट में। कि क्योंकि मार्केट में एप्पल का लोग नॉलेज ज्यादा रखता है, दुकान दुकान में एप्पल का फोन, सैमसंग का फोन ज्यादा मिलता है कॉम्पिटिटिवली वन प्लस से। और दुकानदार भी ज्यादा वन प्लस से ज्यादा एप्पल सैमसंग पुश करना चाहता है। ऑब्वियसली ना, मार्केट में सैमसंग या एप्पल का फोन जितना पुश होता है, वन प्लस का फोन उतना पुश नहीं होता है। नाउ पॉइंट इज दैट, यहाँ पर ये ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच के थ्रू से हम लोगों ने एक चीज देखा था कि जैसे वन प्लस में अगर हम काम करते हैं, हम कौन है, फाइनेंस मैनेजर ऑफ वन प्लस। तो मेरे को एक काम दिया गया, क्या काम है कि वन प्लस का करेंट ऑपरेटिंग साइकिल कंपोनेंट्स का हिसाब करना है। इसमें मुझे बोला गया था कि रॉ मटेरियल पीरियड मेरा कितना है, 25 दिन का। इसका मतलब है कि मैं 25 दिन में रॉ मटेरियल को कलेक्ट करता हूँ, और 25 दिन में वो रॉ मटेरियल को मैं धीरे धीरे रॉ मटेरियल को कलेक्ट कर लेता हूँ 25 दिन में। मैंने पैसा आता है मेरे पास, फिर सारा रॉ मटेरियल को कलेक्ट करके मेरे पास पड़ा रहता है 25 दिन। फिर उसके बाद वही रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग के लिए जाता है 45 दिन के लिए। फिर जाके एक मोबाइल फोन रेडी होता है। फिर वो मोबाइल फोन रेडी होके 40 दिन लगता है मार्केट में सेल करके उसका पैसा कलेक्ट करने में, ठीक है। फिर जो मैंने जब क्रेडिट में चीजें लिया था, क्रेडिटर को पेमेंट करते करते 20 दिन लग जाता, ठीक है। इस पूरा एंटायर प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए यू नीड अ मनी, यू नीड कैपिटल, अदरवाइज ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। तो ये वन प्लस का सिचुएशन था। फिर लास्ट में मुझे एक चीज और मैंने करवाया था कि सर अगर हमें एप्पल बनना है, एप्पल का कंडीशन थोड़ा मन से हमसे बेहतर था। जहां पर मेरा रॉ मटेरियल पीरियड 25 दिन है, वहां पर एप्पल का रॉ मटेरियल पीरियड 20 डेज है। मैंने एप्पल का रॉ मटेरियल ज्यादा दिन तक पड़ा नहीं रहता। जहां पर मेरा वर्किंग प्रोसेस 45 दिन का है, वहां पर एप्पल का रॉ मटेरियल प्रोसेस 35 दिन का है। जहां पर मेरा फिनिश गुड्स 40 दिन का है, वहां पर एप्पल का 15 दिन का है। जहां पर मेरा डेटर मेरे को 40 दिन में पेमेंट करता है, एप्पल का डेटर एप्पल को 30 दिन का पेमेंट करता है। जहां पर मैंने क्रेडिटर को 20 दिन में पेमेंट करता हूँ, एप्पल अपने क्रेडिटर को 25 दिन में पेमेंट करता है। सर बाकी सब तो मेरा है, रॉ मटेरियल भी मेरा,
वर्क इन प्रोग्रेस भी मेरा, फिनिश गुड्स भी मेरा, डेटर भी मेरा, पर क्रेडिटर मेरा नहीं है, क्योंकि क्रेडिटर को पेमेंट करना पड़ता है, बाकी सब तो मेरे पास ही रहेगा। इसलिए जो मुझे पेमेंट करना है ये जितना देरी से करो उतना अच्छा। जो लीडर होगा माने जिसके पास कंट्रोल होगा वो क्या चाहेगा, मैं देरी करके पेमेंट करूँ। लेकिन जो लीडर नहीं होगा, ठीक है, उनको मार्केट देरी करके पेमेंट का परमिशन नहीं देता है। ऐसे बोलते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, ये कहावत है। इसका मतलब है क्योंकि एप्पल ताकतवर है, जो एप्पल से बिजनेस करता है उनको पेमेंट एप्पल अपने हिसाब से देता है। कॉम्पिटिटिवली वन प्लस मार्केट में अगर नया है तो वो इतना दिन का क्रेडिट पेमेंट नहीं रख सकता, उसको जल्दी पेमेंट करना होता है, बिकॉज मार्केट में फिर वो टिक नहीं पाएगा। तो इसीलिए क्रेडिट पीरियड कम होना अच्छा होता है, माने ज्यादा होना अच्छा होता है। माने क्रेडिटर का पेमेंट तुम देरी करके करोगे तो इसका मतलब इट्स अ गुड साइन, लेकिन डेटर से पेमेंट तुम्हें जल्दी मिले ये गुड साइन होता है। तो ये दोनों मामले में या चारों मामले में, एक दो तीन चार पांच, पांचों मामले में एप्पल हमसे बेहतर है। ये मत समझो कि मैंने क्यों ये पॉइंट बोला, क्योंकि बाकी सब तो जितना कम होगा उतना अच्छा, लेकिन क्रेडिटर जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। उसके बाद ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था और उसमें पूरा वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशंस किया था, और फिर हम लोगों ने देखा था कैलकुलेशन करके कि एप्पल हम वन प्लस से कितना ज्यादा एडवांटेजेस है। तो कैलकुलेशंस का क्लास आप लोग मेरे से ले लेना जिसका मिस है, और करके एक बार देख लेना कि क्या सिचुएशन हुआ था। जिनका मिस नहीं है, जिनको पता है, उनको पता है कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था। तो इतना मैं एक फाइनल करता हूँ। हम लोग ये देखे थे कि वन प्लस और एप्पल के बीच में जो डिफरेंस है, उसमें एप्पल वन प्लस से 61.80 लाख एक्स्ट्रा कैपिटल बचा लेता है। माने सेम काम करने के लिए एप्पल को वन प्लस से 61 लाख रुपीस कम लगता है। इसका मतलब है कि अगर मुझे 61 लाख रुपीस किसी से कम लगता है तो उसी 61 लाख में मैं और बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे बिजनेस इन्वेस्ट नहीं करना है तो कम से कम मैं वही पैसा को बैंक में रख के, शेयर मार्केट में लगा के या म्यूचुअल फंड में लगा के रिटर्न कमा सकता हूँ। तो मेरा अगर किसी भी सेम काम को करने के लिए मेरा अगर वर्किंग कैपिटल कम लगता है, जैसे कि एप्पल को कम लगता है कंपेयर टू वर्किंग वन प्लस, इसका मतलब यहाँ पर एप्पल एडवांटेजेस सिचुएशंस फेस करता है। एक तो वर्किंग कैपिटल को लेस करके, और दूसरा उसी वर्किंग कैपिटल में जितना पैसा उसका कम हो रहा है उसी पैसे को वो बैंक में रख के या फिर म्यूचुअल फंड्स में रख के या स्टॉक मार्केट में डाल के वो एक्स्ट्रा कमा सकता है। फिर वो एक्स्ट्रा इनकम भी हम लोग कैलकुलेट करके देखे थे कि 18% रेट में अगर वो कहीं पर इन्वेस्ट करता है तो 61 लाख तो था ही, इसके साथ साथ और 11 लाख रुपया एक्स्ट्रा उसको मिल जाता। तो ये क्वेश्चन था कि अगर वन प्लस को एप्पल बनना है तो उसको अपने वर्किंग कैपिटल में कितना बचत करना है। तो सिंपल आंसर था 61.8 लाख। कि अगर वन प्लस अपने आप को 61.8 लाख रुपीस जितना करेंटली उसका हो रहा है, अगर वो खर्चा बचा पाता है, ठीक है, तभी जाके वो एप्पल को टक्कर दे सकता है। अगर टेक्नोलॉजिकली भी वो लोग एट पर हो। कंपेयर हमेशा सेम कैटेगरी ऑफ बिजनेस पे किया जा सकता है। अगर मानो किसी का प्रोडक्ट का क्वालिटी और सेम नहीं है तो फिर वो वहां पर कंपैरिजन काम नहीं करे। यानी दो से अलग कैटेगरी का बिजनेस पे कंपेयर कैसे कर सकते हैं, सेम कैटेगरी ऑफ बिजनेस हो कर सकते हैं। अब कोई बोलेगा सर एप्पल के साथ वन प्लस का कंपैरिजन क्या सही है? सर सही है नहीं है वो रियल लाइफ में झगड़ा हो सकता है, बट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने ये एजम्पशंस लिया कि एप्पल और वन प्लस दोनों सेम कैटेगरी ऑफ बिजनेस में हैं, दोनों मोबाइल बेचते हैं, दोनों ही मोटा मोटी हाई क्वालिटी, मोटा मोटी नहीं हाई क्वालिटी फोन बेचता है। हाँ ऑब्वियसली एप्पल का टेक्नोलॉजी कंपेरेटिवली काफी बेहतर है, बट वन प्लस भी कोशिश कर रहा है अपने आप को डे बाई डे बेहतर करने का। इवन दोनों ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बेचता है। इस तरह से हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट को डेवलप किया और वर्किंग कैपिटल में क्या होता है इसके बारे में बात की। अब आपको मैं एक स्पेशल चीज की तरफ लेके जा रहा हूँ, सेम कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ। ये जो एनओसी था, नेट ऑपरेटिंग साइकिल, जिसमें रॉ मटेरियल पीरियड, WIP पीरियड माने वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड, फिनिश गुड्स पीरियड, डेटर पीरियड एंड क्रेडिटर पीरियड, ये जो 5 कॉन्सेप्ट हर बिजनेस में फेस होता है, माने हर बिजनेस को फेस करना पड़ता है। इस पीरियड का कैलकुलेशन मेरे क्वेश्चन में गिवन था। मैंने इससे पहले तक अभी तक जितना क्वेश्चन किया उसमें गिवन था। इसमें 2 क्वेश्चन किए थे, एक एग्जाम्पल के थ्रू से और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने करवाया था। लेकिन आज मैं आपको जो करवाने जा रहा हूँ इसमें अगर आपको ये गिवन नहीं करेगा
ये सब जो 25 दिन, 45 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 20 दिन, ये सब अगर नहीं देगा तो आप कैसे कैलकुलेट करो? ये चीज आज आपको मैं समझाऊं। लास्ट दिन जो 2 क्वेश्चन करवाया था उसमें ये सब दे दिया, मैंने सब्जेक्टिवली दे दिया था कि भाई एप्पल को 25 दिन लगता है, वन प्लस को 20 दिन लगता है, इसको 45 दिन लगता है, उसको 30 दिन लगता है, ये गिवन था। लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूं कि अगर गिवन नहीं होगा तो क्या करो, तो हो जाए। पहले तो कुछ लिखना स्टार्ट करो, तो একটা কাজ কর, তুই কটা পেজ ছাড়বি, এই যে পেজ ছাড়িস না, আপাতত লেখ, পরে অ্যাডজাস্ট করে নিবি, মানে চ্যাপ্টার 1-2 করে বা ইন্ট্রোডাকশন করে অ্যাডজাস্ট করে নিবি। মানে পেজ কটা লাগবে আমি বুঝতে পারছি না। যেহেতু 2টো বা 3টে ক্লাস আছে, হতে পারে 2-3টে, 4-5টা পেজ ছাড়তে হতে পারে। ঠিক আছে, तो तुम लोग लिखना स्टार्ट करो सर। मैं अभी आपको एक पॉइंट लिखाने जा रहा हूँ, इसका नाम है सर एस्टिमेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल components, estimation of operating cycle components। each of the components each of the components of NOC, NOC माने नेट ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। NOC माने नेट ऑपरेटिंग साइकिल, लिख लो सर। जो लोग लास्ट क्लास किया है उनको पता है ये नेट ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। NOC, each of the components of NOC are computed by similar style फॉर्मूला। समझाता हूं, जैसे मैंने लास्ट क्लास में, मैं क्यों आज का क्लास को फिर से एक बार समझाया, जैसे यहाँ पर हम लोग RWFD बता रहे थे ना, इस क्वेश्चन में RWFDC, R फॉर रॉ मटेरियल पीरियड, W फॉर WIP पीरियड, F फॉर फिनिश गुड्स पीरियड, D फॉर डेटर पीरियड, C फॉर क्रेडिट पीरियड। ये जो साइकिल, माने ये हर बिजनेस का एक साइकिल है कि मेरा बिजनेस पे क्या हो गया इसमें, ये जो रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, डेटर, क्रेडिटर, ये सब जो चीजें हैं, ये एवरी बिजनेस का एक साइकिल का पार्ट है। से फॉर एग्जांपल तुम लोग कभी कोई भी एक शॉप का, एक मैं बात करूं, तुम लोग कभी स्वीट शॉप देखे हो, मिठाई का दुकान, हाँ, मिठाई दुकान में आसपास में आपको बहुत स्वीट शॉप दिखेगा। मैं ऐसा कुछ चीजें बताने का कोशिश कर रहा हूँ जो आपको आसानी से दिख जाए, ठीक है। ऐसे अब बोलूंगा कि टाटा स्टील में जाके घूम के आओ, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। लेकिन घर के सामने स्वीट शॉप तो हर कोई मोटा मोटी देख जाएगा, अगर वो कोलकाता में है तो, है ना। क्योंकि कोलकाता का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि स्वीट शॉप तो हर पाड़ा में, मोहल्ला में होगा ही होगा, ठीक है। चलो, देखो किसके जी मुंह में पानी आ रहा है, खाएगा क्या? देखो कोई सर कुछ नहीं अभी बोलते। लेके आया था घर में। अभी लेके आया घर पे, ठीक है। हाँ। तुम लोग यहाँ से ऑनलाइन से डिजिटल स्वीट खा सकते हो, मैं तुम लोग को डिजिटल स्वीट खिला रहा हूँ। ओरिजिनल स्वीट सरस्वती पूजा में, टीचर्स डे में खा लेना, ठीक है। डिजिटल स्वीट खा लो, यहाँ से निकाल लो और खा लो। चलो चलो, जोक से पढ़, बट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ। ये जो स्वीट है ये मैन्युफैक्चर किया जाता है, हाँ। इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए नॉर्मली रॉ मटेरियल चाहिए होता है। आप लोग में से कोई मुझे बोल पाएगा मिष्टी बनाने के लिए क्या मेन रॉ मटेरियल होता है? मेन रॉ मटेरियल, दूध। हाँ, मिल्क, दूध से मिठाई बनता है।
दूध का एक बाई प्रोडक्ट है, उससे बनता है छेना या छाना। हाँ तो छाना से, मेन तो दूध ही हुआ ना सर। हाँ मेन दूध है, पर तुम दूध से तो मिठाई नहीं बना सकते। मैंने क्या बोला कि दूध का जो प्रोडक्ट, मैंने कभी भी कोई मिठाई वाला ना दूध खरीदने नहीं जाता है, पॉइंट टू बी नोटेड। मैंने स्वीट शॉप ओनर मार्केट में दूध खरीदने नहीं जाएगा, मार्केट में छाना वाला होता है, वो दूध वाले मिठाई वाले को छाना देके जाएगा। यानी ये मिठाई शॉप वाले ये नहीं करेगा कि वो सीधा दूध वाले से दूध लेगा, फिर दूध को छाना बनाएगा, फिर जाके मिठाई बनाएगा, नहीं। देयर आर अ छाना वाला, ठीक है, जो दूध खरीद के छाना बना के मार्केट में छाना बेचता है, ठीक है, जिससे एक्चुअली पनीर भी बनता है। बट यहाँ पर वो छाना जिससे एक्चुअली मिठाई बनता है, ठीक है। और एक चीज होता है खोया, ठीक है, एक छाना होता है और एक होता है खोया, या इसको खोआ भी बोलते हैं कोई कोई, ठीक है। खोआ, KHOA, खोआ, ये भी दूध से ही बनता है, ठीक है। तो छाना खोआ, इसके साथ चाहिए हमें चीनी, ठीक है। बाकी जैसा चाहोगे, जैसे ये सोन पापड़ी है, बेसन लगेगा, बाकी थोड़ा वेराइटीज हो जाएगा। माय क्वेश्चन इज दैट ये जो रॉ मटेरियल्स मिठाई बनाने के लिए चाहिए होता है, ठीक है, इस रॉ मटेरियल में मिष्टी दुकान में जो लेबर लोग काम करते हैं वो अपना लेबर ही देगा, फिर ये वर्क इन प्रोग्रेस में रहेगा, फिर जाके वो फिनिश गुड्स बनेगा, और फिनिश गुड्स बनने के बाद वो यहाँ पर शोकेस में आएगा। फिर शोकेस में जैसे ही वो आ गया, अब वो सेल लाइक हो गया। अब मार्केट में अगर कोई लोग आके, ऐसे मिठाई दुकान में नॉर्मली हम लोग क्रेडिट सेल नहीं देखते हैं, पर फिर भी मान के चलते हैं कि हम B2B सेल कर रहे हैं। माने मैं B2B माने बिजनेस टू बिजनेस, मैं मेरा मिठाई किसी को, माने कस्टमर को डायरेक्ट नहीं सेल करता, मैं सीधा बेच रहा हूँ किसी और बिजनेसमैन को जो अपना एक दूसरा दुकान चलाते हैं। मैं कौन हूँ? मिठाई का मैन्युफैक्चरर। ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत चलता है, ठीक है। ये सब हल्दीराम वगैरह बहुत सारा दुकानदार है, ये इनका अलग फैक्ट्री होता है, वहां से वो बस शोरूम में आके मिठाई बेचता है, ठीक है। सो यहाँ पर B2B कॉन्सेप्ट में मैं सोच रहा हूँ, तो अगर B2B में चल रहा है ना तो क्रेडिट सिस्टम इज देयर। B2C में क्रेडिट सिस्टम नॉर्मली देखने को नहीं मिलता। नाउ माई क्वेश्चन यही है कि ये जो वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट है, इसमें मिठाई छाना लेके आने के बाद कितना टाइम तक छाना मेरे पास पड़ा रहेगा, ठीक है, ये डेज अगर गिवन नहीं, मेरा रॉ मटेरियल मेरे पास कितना देर तक पड़ा रहेगा इसका डेज मुझे गिवन नहीं है। वर्क इन प्रोसेस में छाना से, खोआ से मिठाई बनने में कितना टाइम लगता है, ये डेटा मुझे डायरेक्टली गिवन नहीं है। फिनिश गुड्स बनने के बाद वो मिठाई कितने देरी में बिकता है, वो उसका डेटा मुझे गिवन नहीं है। आपको एक चीज बता दूं, ये इसको बोलते हैं लेडी गेनी, या फिर पांतुआ बोल सकता है, ठीक है। ये है आपका लड्डू। मिठाई दुकान में कुछ मिठाई ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा कलरफुल होते हैं, ठीक है। एक चीज आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, मिठाई दुकान में ना कोई भी चीज बर्बाद नहीं होता, देर इज नो प्रॉपर लॉस। माने मानो कि रसगुल्ला अगर खराब हो जाए, ऐसा हो जाता है, अगर रसगुल्ला खराब हो जाए तो उस रसगुल्ला से बनता है दानादार, मिठाई नोन एज दानादार, नाम सुना है? हाँ, मिहिदाना नहीं, इट्स नोन एज दानादार। दानादार इज लाइक ऐसे, ये जो हार्ड मिस्ट मिठाई देख रहे हो ना, इट्स नॉट रसगुल्ला। ये रसगुल्ला का एक माने एक हार्ड वर्जन होता है, ठीक है, जो एक्चुअली जिसमें तुम अगर बाइट करोगे तो बहुत ही मोटा मोटा रस निकलेगा, और ऊपर का सॉफ्ट नहीं होता, हार्ड होता है। रसगुल्ला तो सॉफ्ट होते हैं, रसगुल्ला इज ए रॉ वर्जन ऑफ छेना, ठीक है। लेकिन जो रसगुल्ला खराब हो जाता है या फिर थोड़ा सा माने टाइम डिके हो जाता है, माने समय के साथ साथ उसका थोड़ा सा बदबू निकलने लगते हैं, उसको चीनी के साथ मिला के ऐसे हार्ड मिठाई बना दिया जाता है। और अगर उसमें थोड़ा कलर मिला दें, ठीक है, तो बच्चा लोग बड़ा खुश हो जाते हैं, ठीक है। मिठाई दुकान में सीरियसली आपको मैं एक सीक्रेट बता रहा हूँ, कोई भी चीज फेंका नहीं जाता। और अगर आप लोग क्वालिटी मिठाई चाहते हो तो कभी कलरफुल मिठाई मत खरीदो, ठीक है। जहाँ कलरिंग है, जहाँ सेंट है, मतलब समझना, ये बासी मिठाई को, जो पुराना है, उसको वर्क इन प्रोसेस करके थोड़ा सा हेरा फेरी करके उसको सुंदर बनाया गया, ताकि वो बिक जाए, और बिक जाता है, थोड़ा दाम कम कर देता है और बिक जाता है। कोई भी चीज फेंका नहीं जाता, ये सीक्रेट था। जो भी हो, चलो, हर बिजनेस का अपना सीक्रेट होता है। ये मिठाई दुकान का सीक्रेट है सर, आपको कैसे पता? काम किए हैं क्या मिठाई दुकान में? हाँ, वैसे ही सोच लो। ठीक है। नाउ माय पॉइंट इज दैट ये पूरा प्रोसेस, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस का कैलकुलेशंस कैसे फाइंड आउट होगा, इस चीज को मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो एस्टिमेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कंपोनेंट्स में ईच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एनओसी
नेट ऑपरेटिंग साइकिल आर कंप्यूटेड बाय सिमिलर स्टाइल फॉर्मूला। जैसे कि आर, आर कैसे कैलकुलेट होता है? एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशंस पर डे। Average stock of raw material divided by raw material consumptions per day. Average stock of raw material divided by raw material consumptions per day. यह आर का फॉर्मूला। फिर कहाँ मिलेगा समझाऊंगा। नेक्स्ट आ जाओ डब्ल्यू पे। डब्ल्यू, डब्ल्यू मैंने नॉर्मली क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस। एवरेज स्टॉक ऑफ WIP डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। किसी किसी को ऐसा फील हो सकता है, जो लोग मैम के पास कॉस्टिंग का क्लास करते हो, कि सर ये तो कॉस्टिंग वाला लग रहा। हाँ सर, ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ना थोड़ा बहुत कॉस्टिंग का जो पेपर है, प्योर कॉस्टिंग का, ठीक है, उसके साथ आपको काफी मिलता जुलता लगेगा। देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज एफ। एफ माने फिनिश गुड्स। इसको बोलते हैं सर एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। देयर इज अ कॉन्सेप्ट डी। डी माने डेटर। देखो एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स पर डे। देयर इज अ कॉन्सेप्ट सी। सी माने एवरेज क्रेडिटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज पर डे। ठीक है, ये है बेसिक फॉर्मूला। इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट directly about the raw material, directly about the data, creditor, finished goods, WIP, तब हमें ये फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेशंस करना चाहिए। कौन सा डेटा? वही जो डेटा में लास्ट दिन के क्वेश्चन में डायरेक्टली बता के रखा था। चलो, अच्छा इसमें कुछ नोट ऐड है। देखो तो एक नोट 1 बोल के लिखा। ये जो मैं बार बार एवरेज एवरेज वर्ड यूज कर रहा हूँ, इस एवरेज के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है? एवरीवेयर एवरेज इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई। दुनिया के हर जगह में ही होता है सर। ये ओपनिंग का जो बैलेंस रहेगा और क्लोजिंग का जो बैलेंस रहेगा उसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। ठीक है, नॉर्मली क्या है ना, ये अकाउंटिंग से आता है। फाइनेंस क्या होता है? अकाउंटिंग डेटा से ही फाइनेंस का जन्म होता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग डेटा में नॉर्मली वर्क इन प्रोग्रेस का डेटा रहता है, बैलेंस शीट के अंदर फिनिश गुड्स का डेटा रहता है, ठीक है, डेटर का डेटा रहता है, ये सब अकाउंटिंग डेटा है, क्रेडिटर का डेटा सब अकाउंट्स के बैलेंस शीट में दिखता है। तो बैलेंस शीट में लास्ट ईयर क्या था, करंट ईयर क्या है, वहां से ओपनिंग और क्लोजिंग का डेटा लेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करके हमें एवरेज डेटा मिल जाता है। तो जब हमें वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन दिया जाएगा तो एक्चुअली बैलेंस शीट उठा के दिया है। अगर हम इस बैलेंस शीट के डेटा को पढ़ना जानते हैं तो ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2 करके हमें इस तरह का डेटा मिल जाएगा। डोंट वरी, धीरे धीरे सब आदत हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट, एक नोट 2 लिखो। लुक एट दी look at the following sequence.
जैसे कि किसी भी बिजनेस में एक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होता है। क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यानी रॉ मटेरियल लास्ट ईयर या लास्ट मंथ का जो डेटा रहेगा उसका लास्ट मंथ का डेटा नेक्स्ट मंथ का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। ठीक है, जैसे मान कि हर बिजनेस में होता है ना कि मेरे लास्ट मंथ में ये परचेस मैंने किया था बट सारा माल बिका नहीं है, तो अगर उसमें से कुछ पड़ा रह गया तो वो उस मंथ का क्लोजिंग हो गया। जैसे मैंने जनवरी का क्लोजिंग मैंने फरवरी का ओपनिंग, फरवरी का क्लोजिंग मैंने मार्च का ओपनिंग, इस तरह से। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर आ जाता है न्यू परचेस, माने जो लास्ट मंथ में था वो तो ओपनिंग में है, अब इस मंथ में तो मैं कुछ न्यू परचेस करूंगा ना, तो वो परचेस क्या होगा? ऐड होता है। ये कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। ये जो आपको अभी मैं लिखा रहा हूँ एक्चुअली कॉस्टिंग से आता है। एक्चुअली कॉस्ट का ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आगे आगे समझ में आएगा कि यहाँ पर कॉस्ट का क्या लेन देन है। ज्यादा कॉस्ट नहीं कराऊंगा क्योंकि कॉस्ट तो मैम कराते हैं ना, तो मेरा पर्पस बेसिकली वर्किंग कैपिटल रिलेटेड जितना है उतना बताना। नाउ देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मेरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल उसके साथ परचेस को ऐड करके अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को मैं लेस करता हूं, ठीक है, तो मेरे को क्या मिलता है? जो मेरा लास्ट मंथ इस मंथ का ओपनिंग है और जो मैंने इस मंथ में परचेस किया और मेरा इस मंथ में जो पड़ा हुआ है। रॉ हाँ, मटेरियल में निकलेगा। क्या लिखने का? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। वेरी गुड सर, वेरी गुड। इसमें मुझे मिलता है रॉ मटेरियल कंजम्पशन। वेरी गुड। मैंने इस पर्टिकुलर मंथ में या पर्टिकुलर ईयर में मैंने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया, क्योंकि जो मेरा ओपनिंग था उसके साथ मैंने नया परचेस को जोड़ा और जो लास्ट में पड़ा हुआ है ये एडजस्ट जैसे ही हो जाएगा ना, कितना कंजम्पशन किया वो मिल जाएगा। समझा? इस काइंड ऑफ दैट कि सपोज कोई फल के देखा था आम, मान के तेरे पास ओपनिंग में 5 आम था, इस मंथ के स्टार्टिंग में तूने 5 आम खाया, 5 में से 5 आम तेरे पास पहले से पड़ा हुआ था, खाया नहीं था, तेरे पास 5 आम तेरे फ्रिज में पड़ा हुआ है। अब तूने और भी 5 आम परचेस किया, ठीक है, तो 5 आम तेरे पास पड़ा हुआ था और 5 आम तूने परचेस किया, तो टोटल कितना हो गया? 10। लेकिन लास्ट में पता चल रहा है कि तेरे पास और 3 आम पड़ा हुआ है, ठीक है, तो तूने कितना आम कंज्यूम कर लिया? बहुत, 7, है ना? हो गया ना रॉ मटेरियल कंजम्पशन। अब जो लोग जूस का दुकान चलाता है, जो मैंगो जूस बेचता है, वो ऐसे कैलकुलेट कर सकता है, ऐसे ही करता है। तो दिस इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। वेरी गुड सर। अगर रॉ मटेरियल कंजम्पशन का पता तुम्हें लग गया, यहाँ पर एक काम करो, 2 राइट दे दो, मैंने बेसिकली ये कैलकुलेशन होके निकला है इसलिए ये फॉर्मेट दे दो। अच्छा अब आ जाते हैं सर डी। ऐसे ये डी, इसको डी लिखो, इसको डी करो। रॉ मटेरियल कंजम्पशन के साथ अगर मैं वेजेस एंड प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड करूं, वेजेस एंड प्रोडक्शन ओवरहेड अगर मैं ऐड करूं, वेजेस क्या होता है बोले तो लेबर, मैंने जितना मैंने कंजम्पशन किया इसके साथ अभी मैं लेबर को ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि लेबर में जो बिजनेस पे लगा के रखा है, लेबर को सैलरी वेजेस देना पड़ता है। इसके साथ साथ मेरा प्रोडक्शन ओवरहेड, जैसे मान की मेरे दुकान में मैं जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा करता हूँ, जो रेंट का खर्चा करता हूँ, वो सब क्या है? प्रोडक्शन ओवरहेड का खर्चा है। ठीक है, रॉ मटेरियल के पीछे जो खर्चा होता है, मैंने बेसिकली लेबर, किसी भी चीज को फिनिश गुड्स बनाने में जो लेबर के पीछे खर्चा होता है उसे बोलते हैं वेजेस। लेकिन एक पूरा काम को मैनेज करने के लिए एक ऑफिशियल खर्चा होता है, दैट ऑफिशियल कॉस्ट इज नोन एज प्रोडक्शन ओवरहेड। ओवरहेड का एक अच्छा नाम होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या नाम है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। से फॉर एग्जांपल तू जूस का दुकान चलाता है, ठीक है, या मिठाई का दुकान चलाता है, तो मिठाई को बनाने का जो मेन कॉन्सेप्ट था, सिंपल है उसका,
जैसे ये जो मिठाई का दुकान है, इसको लेबर ने क्या किया, छाना खोया को यूज करके मिठाई बनाया, लेकिन मिठाई बनाना में ही सिर्फ खर्चा निकला क्या, उतना बड़ा दुकान भाड़ा लेने का खर्चा नहीं पड़ा। हाँ, गोडाउन का रेंट नहीं है, फिर इतना बड़ा दुकान में इतना सारा लाइट जलाने का, एसी चलने का, फ्रिज चलने का खर्चा नहीं है। ये सब क्या है, ये डायरेक्टली खर्चा नहीं है बट इनडायरेक्ट खर्चा है। तो जो खर्चा इनडायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ जुड़ता है दैट इज नोन एज ओवरहेड। ठीक है, दैट इज नोन एज ओवरहेड। ठीक है, तो ये चीज हम लोग यहाँ पर जोड़ दिए, तो वेजेस एंड प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है, अब आ जाते हैं एफ। अब एक काम करते हैं, बिजनेस के स्टार्टिंग में कुछ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी रहते हैं। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी माने वर्क इन प्रोग्रेस में कुछ चीजें आधा बना था, पूरा नहीं बना था, तो लास्ट मंथ में आधा बन के रह गया, अब नेक्स्ट मंथ में मैं उसको पूरा करूंगा। तो लास्ट मंथ का डब्ल्यूआईपी इस मंथ का क्या हो जाएगा, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में इस बार ऐड कर दूंगा, और जो इस बार का क्लोजिंग है, यानी कुछ क्लोजिंग हो जाएगा इस बार का, तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। तो ये जैसे ही मैंने रॉ मटेरियल कंजम्पशंस के साथ वेजेस एंड प्रोडक्शन ओवरहेड को ऐड करूंगा, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को ऐड करूंगा एंड क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को लेस करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा सर, कौन बोलेगा, बार बार क्या क्या मिलेगा सर मुझे। सर फैक्ट्री ओवरहेड। सर फैक्ट्री ओवरहेड मैंने तो जोड़ दिया, प्रोडक्शन ओवरहेड तो जोड़ दिया। तो सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वेरी गुड सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, थैंक यू गोपाल। सर बेसिकली ये तो कॉस्ट शीट है ना। हाँ सर, कॉस्ट शीट है, कॉस्ट शीट है सर। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करने के लिए इसका भी जरूरत पड़ता है, अभी 2 मिनट में समझ में आएगा, बट कुछ कुछ चीजें थोड़ा सा तुम्हें डिफरेंट यस। मिलेगा, कुछ कुछ चीजें तुम्हें थोड़ा डिफरेंट फील होगा। ठीक है, आगे आगे जाने दो। जो प्योर कॉस्टिंग के साथ लिटिल बिट डिफरेंस तुमको यहाँ पर मिलेगा, बिकॉज फाइनेंस का काम फैक्ट्री लेवल में नहीं होता है, फाइनेंस का काम ऑफिशियल लेवल में होता है। तो कुछ मैटर में कॉस्टिंग वाले और फाइनेंस वाले में थोड़ा सा डिफरेंस नजर आता है। ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट फिलहाल आप लोग इतना माथा मत लगाओ, जब माथा में जाएगा माथा लगा लेना। अच्छा, अब जो सीओपी माने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैंने चीजों को बनाने के पीछे मेरा कितना कॉस्ट लगा, ये जैसे ही कैलकुलेट हो गया, अब मैं इस पे क्या करूंगा, ओपनिंग फिनिश गुड्स जोड़ूंगा। ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स के साथ मैं माइनस कर दूंगा क्लोजिंग फिनिश गुड्स, मैंने जो ऑलरेडी बन चुका है लेकिन अभी तक सेल नहीं हुआ, मेरे पास पड़ा हुआ है, फिनिश्ड है, मैंने ऑलरेडी रेडी हो चुका है, पर अभी तक सेल नहीं हुआ। और क्लोजिंग मैंने वही जो पड़ा हुआ है, और ओपनिंग मैंने जो लास्ट मंथ का या लास्ट ईयर का फिनिश गुड्स इस साल में मैंने लेके आया। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ ओपनिंग को ऐड करते हैं और क्लोजिंग को लेस करते हैं, क्या मिलेगा, कौन बोलेगा सर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सर। वेरी गुड सर, दिस इज नोन एज COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इसे बोलते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जितने का गुड्स बेचा उसका कॉस्टिंग कितना। ठीक है, ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट एक्चुअली कॉस्टिंग का ही फॉर्मेट है, लेकिन वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशंस करने के लिए हमें इस फॉर्मेट का हेल्प चाहिए होता है, इसलिए मैंने इसको नोट बोल के लिखा है। हम लोग पढ़ रहे हैं FM, और ये जो टॉपिक मैंने अभी लिखाया ये एक्चुअली हेल्प कहाँ से लिया, कॉस्ट से। नोट 3, we will find two assumptions in the calculation done in note 2। नोट 2 में हम लोगों ने जो कैलकुलेशंस किया, इसके पीछे दो assumptions हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटर
एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस are not considered to be part of COP and COGS. Administrations and selling expenses are not considered to be part of COP and COGS. COP माने cost of production and COGS माने cost of goods sold. इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंस हम लोगों ने नहीं लिया कहीं पर भी। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? बेसिकली ऑफिस चलाने का खर्चा, यानी ऑफिस में जो लोगों को मैं काम करा रहा हूँ। यहाँ पर ये जो कॉस्ट शीट है इसमें मैं प्रोडक्शन रिलेटेड सारा चीज दिया, बट ऑफिशियल जो है, सपोज मेरा फैक्ट्री कहीं है और मेरा ऑफिस कहीं है। मानो कि मेरा सॉल्ट लेक में ऑफिस है और मेरा फैक्ट्री है थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में, ठीक है, होता है। तो फैक्ट्री में जो चीजें होते हैं उसके बेसिस में तो मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट कर लिया, लेकिन सेम बिजनेस करने के लिए मेरा एस्प्लैनेड में या सॉल्ट लेक में ऑफिस है, उस ऑफिस में सेम काम करने के लिए है, लेकिन एक्चुअली लोग जब प्रोडक्ट बिकता है तो थोड़ी ना फैक्ट्री में जाते हैं, ऑफिस में ही तो बात करने आते हैं। अब उस ऑफिस का भाड़ा जो होता है या ऑफिस का जो कॉस्ट मैंने खर्चा होता है, रेंट होता है, मेंटेनेंस होता है, वेजेस सैलरी होता है, वो भी तो मेरा खर्चा है, जो भी तो मेरा गुड्स के साथ जोड़ना चाहिए, है ना। वो भी तो मेरे प्रोडक्ट कॉस्ट के साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि मैं तो बिजनेस के लिए इतना सारा खर्चा कर रहा हूँ। सो देयर आर सर्टेन डिफरेंशिएशंस इन दिस केस। तो हम लोग यहाँ पर जो assumptions एक नोट के थ्रू से लिखा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एक्सपेंस आर नॉट कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ COP एंड COGS इन दिस केस, बट सम ऑथर माने कोई कोई फाइनेंशियल ऑथर होता है सर जो इस कॉन्सेप्ट को चूज करता है। सम ऑथर, अब बस इतना लिखो, सम ऑथर्स इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंस बोल के भी लिख सकते हो इन COP एंड COGS। ये थोड़ा डिफरेंशिएशन आ जाता है, ठीक है। ये कहीं कहीं जगह में सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन को लिया जाता है, कहीं कहीं जगह में सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट करके लिया जाता है। तो ये एजम्पशंस है, अगर एक क्वेश्चन में रहे तो नॉर्मली हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एक्सपेंसेस भी ले सकते हैं। तो ये कोई कोई बोलता है कि नहीं ऑफिशियल खर्चा को प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ जोड़ो मत, और कोई कोई बोलता है नहीं ऑफिशियल खर्चा को प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ जोड़ना चाहिए। इसको लेके थोड़ा वाद विवाद है, मैं इसके पीछे अभी नहीं पढ़ रहा, ठीक है। मैं जस्ट आपको एक नोट से लिखाया कि हम लोग जब इसको कॉस्ट शीट को बनाए, यहाँ पर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंस को इग्नोर करके इस कॉस्ट शीट को डेवलप, ठीक है। बस इतना से मैंने नोट पे दिया, बाकी जब क्वेश्चन करूंगा जैसे सिचुएशंस होगा समझाओ। और एक चीज यहाँ पर जोड़ो सर, लॉजिकली WIP should have used partial COP as there are semi-finished goods. However, while calculating W, माने WIP, we are taking total COP। ये जो तो नोट मैंने आपको लिखाया, सेकेंड नोट का क्या मतलब है? सेकेंड नोट भी थोड़ा सा अगेन एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है। सर जब मैं आपको कॉस्ट शीट लिखा रहा था, इसमें जब मैं वर्क इन प्रोग्रेस में जो कॉन्सेप्ट मैंने, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें जो ओपनिंग WIP है और क्लोजिंग WIP है, इस क्लोजिंग WIP ओपनिंग WIP तो पार्शियल होना चाहिए। मैंने एक्चुअली इसके पीछे का लॉजिक यही होता है कि जो चीज मेरा WIP में है वो पूरा थोड़ी हुआ है।
मानो कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरा कोई एक प्रोडक्ट बन रहा है जिसके पीछे मेरा 50% का खर्चा है, लेकिन अभी तक बना नहीं है। तो अगर बना नहीं है, सपोज उसमें मैंने 25% का काम किया, अभी भी 25 बाकी है, लेकिन जब मैं ओपनिंग WIP लिख रहा हूँ ना, तो उसमें मैं 25 नहीं लिख रहा हूँ, मैं पूरा का पूरा 50 का ही ओपनिंग WIP लिख रहा हूँ। ये एक अनदर कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है। तो किसी किसी क्वेश्चन में एक चीज क्या होता है कि पार्शियल WIP लेने बोलता है, कोई कोई क्वेश्चन पूरा WIP के लिए पूरा कॉस्ट लेने बोलता है। हमने यहाँ पर लिखाने के टाइम पे आपको पूरा WIP लेने बोला, लेकिन देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जो मेंशन करेगा कि यूज पार्शियल WIP। पार्शियल माने क्योंकि WIP में तो पूरा लेबर काम नहीं किया, अगर पूरा हो जाता तो फिनिश गुड्स हो जाता। लेकिन जब हम लोग उसका कॉस्ट मैनेज कर रहे हैं कि उस जितना टोटल अमाउंट उस पर खर्चा होगा वो पूरा अमाउंट ही हम लोग उस पर डाल देते हैं। ये एक लिटिल बिट डिफरेंस क्रिएट करता है। बात समझ में आ रहा है? मैंने मिठाई का दुकान का बात कर रहा हूँ, मिठाई अभी तक पूरा बना नहीं है, मानो कि मिठाई बनेगा तो एक पीस का दाम पड़ेगा 15 टका, और मैं बता रहा हूँ कि 15 टका का WIP पेंडिंग है। लेकिन क्या सच में 15 टका का WIP पेंडिंग है? रियल में देखा जाए तो मानो उसमें 8 टका का काम हुआ है, अभी भी 7 टका का काम होना बाकी है। तो तब तो कॉस्टिंग में तो 7 टका आना चाहिए, 15 टका तो नहीं आना चाहिए, है ना? लॉजिक क्या बोलता है? लेकिन फिर भी हम लोग कैलकुलेशन करने के टाइम पे टोटल COP में पूरा जोड़ देते हैं, कॉस्टिंग और मानी WIP का कॉस्टिंग को पूरा ले लेते हैं। तो इसका भी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोगों ने नोट किया। ठीक है, तो लॉजिकली WIP शुड हैव बीन पार्शियल COP, माने WIP के थ्रू से हमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलता है ये फुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, ये पार्शियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। क्यों? क्योंकि WIP में अभी भी काम होना बाकी है। तो जब तक पूरा काम नहीं होगा, पूरा खर्चा नहीं होगा, तब तक पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे मिलेगी? तो एज देयर आर सेमी फिनिश गुड्स, क्योंकि WIP तो सेमी फिनिश गुड्स है, पूरा फिनिश नहीं हुआ। अगर पूरा फिनिश होता तो उसको WIP नहीं बोलते, उसको फिनिश गुड्स बोलते। ठीक है, तो ये दो नोट हम लोगों ने यहाँ पर लिया। बाकी मैं अभी क्वेश्चन टू क्वेश्चन इसका क्या यूज होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है सर, ये नोट लेके हम लोग अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। और एक चीज, एक और नोट देख लो। नोट देने का मतलब यही है कि डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट चीजें देखने को मिलता है, तो किस केस में क्या करना चाहिए ये बताने के लिए ये नोट दिया जा रहा है। ये नोट के पीछे और कोई रीजन नहीं है। मैंने आप बोलोगे सर हमने ऐसा पढ़ के आया, लेकिन सर यहाँ पर ऐसा नहीं दिया है, तो तब आपको क्या करना चाहिए? तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो शायद आप उस कॉन्सेप्ट को उस टाइम पे समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन सामने आ सकता है। अच्छा, वी यू वुड रिमेंबर दैट, क्यों यहाँ पर वी वुड बोल रहा हूँ समझ में आ जाएगा, एक्चुअली लास्ट क्लास से कनेक्टेड। एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल estimation of working capital equals to total operating expenses divided by number of cycles। ये कल का ही क्लास था, सॉरी कल नहीं, मंगलवार का। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस से नंबर ऑफ साइकिल को डिवाइड करके हमें वर्किंग कैपिटल मिल रहा था। ठीक है, जहां पर टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ये चीज का ख्याल रखिए। कई बार ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सिर्फ COP ले लेते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग है तो उसे भी लेना चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस को समझने के। ठीक है, अगर यहां तक लिख लिया तो आगे एक क्वेश्चन सॉल्व करो। सर सभी ने लिखा है? सर मुझे इतना बताओ तो सर, जितना मैंने अभी तक लिखाया क्या आप लोगों ने लिखा? यस सर। सेकंड थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर, एक क्वेश्चन करेंगे तो इतना देर से क्या कर रहे हैं और बैलेंस शीट से इसका क्या लेना देना
आपको समझ में आ जाएगा। चलो स्क्रीन में क्वेश्चन को देखो। एक सेकेंड से शेयर होता। चलो स्क्रीन शेयर है सबको, कंफर्म करो एक बार। हेलो। यस सर। ओके सर। देखो एक क्वेश्चन हमें गिवन यहाँ, ठीक है, कहता है कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज फोरकास्टेड बाय द CS लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 कर देना जब आप लोग लिखोगे, या 2034 24 कर देना, ठीक है। जब आप लोग इसको कॉपी करोगे 24 कर देना, ठीक है। डेटा पुराना एक्चुअली ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस वगैरह में सब आता था, वही से कलेक्टेड क्वेश्चन, तो आप इसको बस डेट को चेंज कर देना। क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक बैलेंस दिया, बैलेंस शीट दिया है। बैलेंस शीट दिया, क्या दिया है बैलेंस शीट में? बैलेंस एज एट 1 अप्रैल 2009 का डेटा है और बैलेंस एज एट 31 मार्च 2010 का डेटा है। हमें यहाँ पर रॉ मटेरियल का डेटा दिया, WIP का डेटा दिया, फिनिश गुड्स का डेटा दिया, डेटर दिया, क्रेडिटर दिया, एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सारे के सारे क्रेडिट परचेज दिया, एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया, एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया, एनुअल सेल्स, इसमें भी ये बोला कि ऑल क्रेडिट, ऑल क्रेडिट, सब कुछ यहाँ पर इस तरह से गिवन किया है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर गिवन दिया है यू मे टेक 1 ईयर एज इक्वल टू 365 डेज। और नीचे देख जहां पर सबका छत्र रखा हुआ है ना, तुम लोग चुपचाप बैठेगा अभी, ठीक है। इसके बाद मैम का क्लास स्टार्ट होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, चुपचाप बैठो। नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन द ईयर, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। यानी इतना इंफॉर्मेशन देने के बाद आपको ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, कि नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या होगा, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन द ईयर कितना होगा, और अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होगा। लेकिन मजा का बात यही है कि जैसे कल का जो क्वेश्चन मैंने करवाया था उसमें रॉ मटेरियल पीरियड, फिनिश गुड्स पीरियड सब गिवन था, बट इस केस में ये सब गिवन नहीं है। तो कहीं ना कहीं कल जो क्वेश्चन मैंने ट्यूसडे वाले क्लास में जो क्वेश्चन हुआ था उससे ये थोड़ा लेवल अप हो जाता है। लेवल अप क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें मेहनत बढ़ जाता है। तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है सर? ठीक है चलो, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा है मिठाई खाओ, लड्डू पेड़ा रसगुल्ला सब खिलाते हैं तुम लोगों को। अच्छा, अभी तक जो लिखाया उसी के बेसिस में होगा।
कैलकुलेशन ऑफ आर। आर माने रॉ मटेरियल पीरियड। कैसे कैलकुलेट होते हैं? देखो क्या फॉर्मूला लिखा है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कैसे निकलेगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। एवरेज ऐसे निकलता है, ओपनिंग डेटा प्लस क्लोजिंग डेटा बाय 2। तो प्लीज बताओ मुझे क्वेश्चन से कि एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना होगा? तो अभी पूछना जरूरी है। $45,000, 65, 356। यहाँ पर मुझे ओपनिंग डेटा दिया, क्लोजिंग डेटा दिया, ठीक है। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय क्या करेंगे? 2 करेंगे। 2009 का 1 अप्रैल मैंने ओपनिंग है और 31 मार्च का 2010 मैंने क्लोजिंग है, ठीक है। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 करो, करके मुझे बताओ कितना हो रहा है। फटाफट कैलकुलेट करो और बताओ। कैलकुलेटर है ना चीज, नेक्स्ट टाइम से कैलकुलेटर नहीं है, फाइनेंस क्लास है। 65 कितना था रे? 65,356, 65,356 by 2, 55,178। 55,178। अच्छा ये खत्म नहीं हुआ सर, ये तो एवरेज निकला। हमें क्वेश्चन पूछा था, हमें एक्चुअली निकालना है रॉ मटेरियल पीरियड, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में क्या करते हैं? रॉ मटेरियल कंजम्पशन। रॉ मटेरियल कंजम्पशन कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक अभी सिखाया, प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 45। परचेस कितने का है क्वेश्चन में मिलेगा? बताओ तो। रॉ मटेरियल परचेस इस साल हुआ है क्या? यस, एनुअल परचेस ऑफ रॉ मटेरियल सारे के सारे क्रेडिट में हुआ है 4 लाख का। तो ओपनिंग स्टॉक 45, परचेस हो गया 4 लाख, माइनस कर दो क्लोजिंग को 65, 356 को, कितना बनेगा? बोलो कितना बनेगा? कौन बताएगा मुझे? Figure 79, 644. 375, 644। चलो 79. 379, 644। वेरी गुड सर। ये जो 379, 644 निकला, इसको क्या करें? डिवाइडेड बाई कितने दिन में डिवाइड करेंगे? 365 से डिवाइड कर देंगे। तो जब मैं इसको 365 से डिवाइड करूंगा, डिवाइडेड बाई 365, क्या मिलेगा? बोलो सर कितना है? 1040.12। मतलब 1040 कर सकते हो सर, ठीक है, क्योंकि राउंड कर सकते हो। तो 1040 पर डे, दैट मीन्स 3,79,644। व्हाट इज दिस? 379,644 जो है, ये एक्चुअली मेरा साल भर का रॉ मटेरियल का कंजम्पशन है, ठीक है। और जब मैं उस कंजम्पशन को 365 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या मिला? एक एक दिन का रॉ मटेरियल का कंजम्पशन का खर्चा मिला। दैट्स अ वेरी सिंपल। अब अगर एक दिन का मेरा इतना खर्चा आता है, तो रॉ मटेरियल एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना था? मैंने अभी रॉ मटेरियल पीरियड चाहिए हमें। रॉ मटेरियल पीरियड इक्वल्स टू क्या होगा? एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था 55,178। ক্যালকুলেট করেছিস তো? প্রথমেই তো ওটা করেছিস। এভারেজ স্টক অফ র মেটেরিয়াল ক্যালকুলেট করেছি না? তো 55,178 যেটা ক্যালকুলেট করেছি, সেটাকে ডিভাইড করে দেবো 1040 দিয়ে। তাহলে পেয়ে যাব আমার র মেটেরিয়ালে কতদিন টাকা আটকে থাকবে।
कितना दिन होगा सर, बोलो। 53.05. 53.05 या 06 जो भी है, चलो 53.05 और 06 डेज। ये क्या निकल गया, रॉ मटेरियल पीरियड। आप समझ रहे हो सर, मैंने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा था उसमें ये सब रॉ मटेरियल का डेटा ये सब गिवन हो रहा था। अभी जो मैं आपको करा रहा हूं इसमें ये डेटा गिवन नहीं है, ये आपको कंपनी क्वेश्चन में बैलेंस शीट फिगर में डेटा दिया रहेगा, वहां से निकाल के करना पड़ेगा। ये डिफरेंस है यस्टरडे वाला क्वेश्चंस में और आज के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट WR निकल गया, अब क्या चाहिए, R के बाद क्या निकालेंगे सर, R के बाद क्या निकाले, W निकालेंगे। वेरी गुड सर, चलो कैलकुलेशन ऑफ W माने वर्क इन प्रोग्रेस, कैलकुलेशंस ऑफ W फटाफट करो। अब तो समझ गए क्या करना है, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP माने वर्क इन प्रोग्रेस। कितना है वर्क इन प्रोग्रेस में, 35,000, 51,300। टोटल करो डिवाइडेड बाई 2 करो, दोनों साइड को टोटल करो, ओपनिंग क्लोजिंग टोटल करो डिवाइडेड बाई 2 करो। 35,000 प्लस 51,300 डिवाइडेड बाई 2 कितना बनता है, 43,150। नाउ हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या क्वेश्चन हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का डेटा देता है, क्वेश्चन हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का डेटा देता है, यस सर। एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिजनेस को साल भर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ जाता है 7.5 लाख का, ठीक है, 7.5 लाख का। तो COP इज 7,50,000, तो लिखो COP इक्वल्स टू 7,50,000 फॉर द ईयर, ये पूरा साल का है फॉर दी। अगर 7,50,000 पूरा साल भर का खर्चा है तो मुझे इतना बताओ, तो फिर 7,50,000 को जब मैं 365 दिन से डिवाइड करूंगा तो मुझे पर डे का प्रोडक्शन कॉस्ट मिलेगा। हेलो কি বুঝতে পারছিস কি পাচ্ছিস না? 7.5 লাখ টাকা এক বছরে খরচা হলে প্রোডাকশন করতে, তাহলে এক এক দিনের খরচা বের করতে 365 দিয়ে ডিভাইড করে দিলেই পেয়ে যাবো, ঠিক? তাহলে 7.5 लाख डिवाइडेड बाई 365, তাহলে मेरा प्रोडक्शन का कॉस्ट पर डे का कितना है, 2055 समथिंग, তাহলে 2055 पर डेज, ঠিক আছে, 2055। सर यार रुपीस लिख नहीं रहे हम लोग, कहाँ रुपीस लिखेंगे, इसमें जो हमारा खर्चा हो रहा है तो यहाँ पे तो हमें डेज जैसे लिखे तो हमें रुपीस भी लिखना होगा क्या? हाँ हाँ लिख सकते हो बिल्कुल, 2055 पर लिखना डे। जरूरी है या फिर ऐसे भी चलेगा जैसे आप लिख रहे हो? नहीं चलेगा, चलेगा, ये समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आप यहाँ पे रुपीस का साइन देना चाहते हो दे दो, रुपीस 2055 पर डे। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं सर, अब हमें W पीरियड चाहिए, तो WIP पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा, बोलो कोई मुझे। ऑलरेडी एवरेज कैलकुलेशन हो चुका है ना, 43,150, हाँ डिवाइड कर दो उसको 2055 से तो आपको मिल जाएगा। कितना दिन हो रहा है, राउंड करके बताओ। 21 days. थैंक यू सर, 21 days। नेक्स्ट आ जाता है सर कैलकुलेशन ऑफ F माने फिनिश गुड्स। वेरी गुड, कैलकुलेट करो एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इक्वल्स टू कितना होगा, चेक करो बैलेंस शीट डेटा। फिनिश गुड्स में 60,181, 70,175, ठीक है, 60,181, 70,175 टोटल करो डिवाइडेड बाई 2 करो। 60,181 प्लस 70,175 एवरेज हो जाएगा आपका 65,178। प्लीज टैली हो गए तो मुझे बताना, 65,178। अब फिनिश गुड्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डेटा चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डेटा। COGS का डेटा ना क्वेश्चन में गिवन है बहुत केस में। अब ये तो मैं एक बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये भी एग्जाम में आया था, लेकिन इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन में कई बार COGS का डेटा डायरेक्टली नहीं देता है,
तो फिर उसको भी कैलकुलेट करने का तरीका है जैसे मैंने आपको कॉस्ट शीट करके दिखाया। तो एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 9,15,000। तो जस्ट यूज इट ना, COGS 9,15,000 फॉर द ईयर। पूरा साल भर का खर्चा है ये एनुअल कॉस्ट। কস্ট অফ গুডস সোল্ড মানে আমি যত টাকার গুডস বিক্রি করছি তার খরচ কত পড়েছে। সিম্পল পাতি বাংলায় এটার মানে হচ্ছে এটা, আমি যত টাকার গুডস বিক্রি করেছি তার খরচ কত হয়েছে, 9,15,000 টাকা। ঠিক আছে। नाउ COGS अगर मुझे मिल गया है, अब काम बहुत आसान हो जाएगा। COGS को डिवाइडेड कर दो ना सर 365 से। 365 डेज से करेंगे। वेरी गुड सर, वेरी गुड। इसमें तुम्हें क्या मिल जाएगा बोलो तो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। माने बिजनेस माने अगर तुम इसको पर डे में माने 9,15,000 डिवाइडेड बाई 365 करोगे तो तुम्हें पर डे कितना का कॉस्ट का पड़ रहा है तुम्हारे, वो निकल जाएगा। बताओ 2507 पर डे। वेरी गुड। माने 2,507 টাকা का गुड्स तुम डेली बेचते हो। 2,507 টাকা का कॉस्टिंग वाला गुड्स तुम डेली बेचते हो। इसमें प्रॉफिट नहीं है, कॉस्टिंग वाला। ठीक है, प्रॉफिट अलग हिसाब होता है, वो भी सिखाएंगे आगे। अच्छा, फिनिश गुड्स कितने का हो गया फिर? मैंने एक्चुअली मैं फिनिश गुड्स कैलकुलेट कर रहा हूँ ना। फिनिश गुड्स मैंने मेरा बनाने में कितना खर्चा पड़ा। अब मेरा एवरेज कॉस्ट कितना था? 65,178 डिवाइड कर दो 2507 से, कितना आएगा? कितना आएगा सर? 26 डेज। वेरी गुड, एफ निकल गया। अब कैलकुलेशन ऑफ क्या करेंगे? डेटर, सही तो। कैलकुलेशन ऑफ डी, डी माने डेटर। अगेन फॉलो द क्वेश्चन। डेटर पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ टू कैलकुलेट एवरेज डेटर? दिया हुआ है क्या? हाँ, डेटर ये रहा, दो डेटर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, डिवाइडेड बाय 2 करो, एवरेज डेटर मिल जाएगा। कितना था? 1,12,123 प्लस 1,35,000 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ रहा है सर करके? 1,12,123 प्लस 1,35,000 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ रहा है सर? ₹1,23,562। प्लीज चेक इट। सर डेटर किस पे डिपेंड करता है? प्लीज पॉइंट बी नोटेड। डेटर किस पे डिपेंड करता है? क्रेडिट सेल पे डिपेंड करता है। क्या क्वेश्चन में क्रेडिट सेल बोला है? एनुअल सेल्स, ऑल क्रेडिट। डेटर डिपेंड ऑन क्रेडिट सेल, क्योंकि मैं जब क्रेडिट में कुछ बेचता हूं तभी मेरा डेटर रेडी होता है, मैंने अराइज होता है। तो मेरा क्रेडिट सेल कितना गिवन है? 11 लाख का। तो क्रेडिट सेल्स इक्वल्स टू 11 लाख, ये क्वेश्चन में गिवन है। ये पूरा साल भर का है, फॉर दी ईयर। अब इसी क्रेडिट सेल को अगर मैं 365 से डिवाइड कर दूं, 11 लाख डिवाइडेड बाई 365, तो 3,014 पर डे मिलेगा मुझे। डेटर के पीछे मेरा खर्चा पड़ जाता है डेली का 3,014 पर डे। तो मेरा डेटर पीरियड कितना दिन का रहेगा? 1,23,000 जो एवरेज बना था, 1,23,562 डिवाइडेड बाई 365। ऐसा करने से मेरे को डेटर नहीं, सॉरी 365 नहीं, सॉरी 3,014 रुपीज, ये वाला चाहिए, 3,014। ऐसा करने से मेरा डेटर में मेरा पैसा कितना दिन फंस जाता है, मैंने डेटर से पैसा पाने में मेरे को कितना समय लग जाता है, ये मिल जाएगा। 41 डेज होना चाहिए सर। ठीक है, 41 डेज होना चाहिए। क्या हुआ है आप लोगों का? ऑनलाइन में बोलो सर, क्या 41 डेज निकला? अल्टीमेटली धीरे धीरे हम लोग फाइनल स्टेज तक पहुंच गए हैं। कैलकुलेशन ऑफ सी, सी माने क्रेडिटर। सर क्वेश्चन देखो, क्या इसमें क्रेडिटर का डेटा गिवन है? यस, 50,079 एंड 70,469 एवरेज निकालो। और क्रेडिटर किस पे डिपेंड करता है? क्रेडिटर इज डिपेंड ऑन व्हाट?
परचेस पे डिपेंड करता है ना। तो क्रेडिटर इज डिपेंड ऑन परचेस। तो कैलकुलेशन ऑफ सी में एवरेज क्रेडिटर पहले कैलकुलेट कर लो। एवरेज क्रेडिटर 50,079 प्लस 70,469 डिवाइडेड बाय 2 करने से कितना आएगा 60,274। ठीक है। क्रेडिट परचेज मेरा कितना है साल भर का 4 लाख। ये चीज आपको पहले भी मैंने बोला, साल भर का क्रेडिट परचेज है 4 लाख का। तो क्रेडिट परचेज फॉर द ईयर इक्वल्स टू 4 लाख। तो अगर पूरा साल का क्रेडिट 4 लाख का है तो एक एक दिन का क्रेडिट कितना होगा, कैसे कैलकुलेट होगा 4 लाख डिवाइडेड बाई 365। तो पर डे का क्रेडिट क्या हो जाएगा 1096 पर डे। तो फिर क्रेडिटर पीरियड में कितना पैसा फंसा रहेगा, क्रेडिटर पीरियड इक्वल्स टू 60,274 डिवाइडेड बाई 1096 करने से मैंने क्रेडिटर को मुझे पेमेंट करने में 55 दिन टाइम लगता है। मतलब मैं क्रेडिटर को कितना दिन छोड़ छोड़ के पेमेंट करता हूँ 55 डेज छोड़ छोड़ के। बुझते वाली 55 डेज छोड़ छोड़ के मैं क्रेडिटर को पेमेंट करता हूँ। देयरफॉर एनओसी, एनओसी मैंने फुल फॉर्म लिख ले, जिसको पता नहीं है फुल फॉर्म लिख ले, नेट ऑपरेटिंग साइकिल, जिसका फॉर्मूला मैंने मंगलवार वाला क्लास में ही करवाया था, R प्लस W प्लस A प्लस D माइनस C। दिस इज आवर फॉर्मूला। R कितना निकला ये सब आप लोग कैलकुलेट कर चुके हो, चेक करो कॉपी में। R है 53.06, W इक्वल्स टू 21, F इक्वल्स टू 26, D इक्वल्स टू 41 एंड क्रेडिटर को माइनस किया जाता है सर, क्योंकि क्रेडिटर मेरा नहीं है, बाकी सब मेरा है। रॉ मटेरियल भी मेरा, डेटर भी मेरा, सॉरी WIP भी मेरा, फिनिश गुड्स भी मेरा, डेटर भी मेरा। ठीक है, बस क्रेडिटर मेरा नहीं है, वो पैसा दूसरे का है ना। तो 55 माइनस करेगा तो आपका कैलकुलेशन करके 86 दिन आना चाहिए। प्लीज कैलकुलेट इट, 86 डेज आना चाहिए सर। तो नेट ऑपरेटिंग साइकिल बन गया 86 डेज। तो अगर नेट ऑपरेटिंग साइकिल आपका बन जाता है, मेरे को यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज माय नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ठीक है, मैंने रॉ मटेरियल से लेके क्रेडिटर को पेमेंट तक ओवरऑल मेरा कितना टाइम पीरियड लगता है, इस पूरा टाइम पीरियड कितना है 86 डेज का। नेक्स्ट माय क्वेश्चन इज नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन द ईयर, एक साल में कितना बार ये ऑपरेशन चलता है। सिंपल है सर, 365 से डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ साइकिल इन द ईयर इक्वल्स टू 365 डिवाइडेड बाई 86। तो मतलब एक साल में कम से कम 4.244 टाइम्स ये चलता है। मैंने दैट मीन्स एक बिजनेस साल में सेम काम 4 बार कर सकता है। जितना साइकिल घूमेगा बिजनेस के पास उतना पैसा का चांसेस बढ़ जाता है। अब तुम्हारा साइकिल जितना होगा उतना तुम मार्केट में अपना बिजनेस को तगड़ा बना सकते हो। अगर एक एक साइकिल में ज्यादा टाइम लग जाता है तो तुम्हारा पैसा कमाने में भी टाइम लगेगा। सिंपल ना, একটা চক্রকে শেষ করতে যদি বেশি টাইম লাগিয়ে দিই তাহলে পরের সাইকেলটা চালু হতে তো আরো দেরি হবে, তাহলে আমার এই পুরো পিরিয়ডের টাকাগুলো তো আরো ফাঁসতে থাকবে, है ना। अब ये दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी लेवल। जो जितना एफिशिएंट बनेगा उसका साइकिल उतना एफिशिएंट बनेगा, और जो जितना एफिशिएंट बनेगा उसका पैसा भी उतना तगड़ा बनेगा। द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस एरिया, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। लास्ट क्वेश्चन पूछा था अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे निकलेगा। क्वेश्चन में एक चीज गिवन है, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, साल भर कंपनी को चलाने में मेरा कितना खर्चा पड़ता है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो 9,50,000 अगर साल भर का खर्चा है
इससे मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ साइकिल से, यस ना। अगर 9.5 लाख टका मेरा पूरा साल भर का खर्चा है तो एक एक साइकिल में कितना खर्चा पड़ेगा, तो जस्ट डिवाइड इट विथ 4.24। 2,24,057 आना चाहिए सर। 2,24,057, 2,24,057। हाँ सर। इसका मतलब है कि मेरे को एक साइकिल को पूरा करने के लिए इतना पैसा का जरूरत है। अब तुम बैंक को जाके अगर बोलोगे ना कि बैंक साहब मेरे को 2,24,000 का जरूरत है और द रीजन इज दिस, ठीक है, तो बैंक तुमको 2,24,000 देगा, क्योंकि तुमने उसको इतना सारा डेटा दिया, उसके पीछे का रीजन दिया, और फिर जाके तुमने अपना वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी बता दिया। तो बैंक जाके तभी जो तुम्हारा फाइनेंस हो सकता है। देन दिस इज द फाइनल कॉन्सेप्ट। इसके बाद और भी चीजें मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कैसे होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये समझ में आएगा तब जाके एडवांस पार्ट समझ में आएगा, ठीक है। प्लीज टेल मी, सबको ही मुझे समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन? यस सर। ठीक है सर। एक Yes, काम sir. करो सर, एक काम करो, सिमिलर काइंड ऑफ एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, अब उसको घर पे करके मेरे को नेक्स्ट क्लास में दिखाओ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को और थोड़ा एडवांस लेवल में लेके जाऊंगा, जहां पर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कैसे होता है, ठीक है, बैंक में कैसे प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है वो भी पता करना है, ठीक है। मैं जो इससे थोड़ा सा एक लेवल आप है। थैंक यू सर, आज का क्लास इतना ही है। Thank you, sir. ओके सर, बाय। सर होमवर्क कब भेजोगे? अभी भेजेंगे होमवर्क। अच्छा, Bye, जिन लोगों sir. का एक सेकंड वेट करो सर, जिन लोगों का जीएसटी क्लास है, ठीक है, जीएसटी क्लास होगा कि नहीं होगा मैं थोड़ा दिन में कंफर्म करता हूँ, आप लोग अपडेट रहना व्हाट्सएप में। Thank you, sir. Okay, sir. ओके सर, थैंक यू सर, Bye, sir. बाय। थैंक यू बाय सर। सर, बाय। Bye, sir. बाय सर।